नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग 11वीं क्लास की आर्ट्स कला वर्ग का जो सेक्शन है उसमें सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे सिलेबस इंट्रोडक्शन। हम पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे कि जो हमारे आर्ट्स में कला वर्ग में चार मुख्यतः जो विषय होते हैं, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये जो चारों मुख्य विषय हैं इनके पाठ्यक्रम के बारे में, इनके सिलेबस के बारे में जानेंगे। क्योंकि किसी विद्वान ने बहुत कहा है कि सफल व्यक्ति सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम पर नजर डालता है, वो एक पाठ्यक्रम की कॉपी निकलवाता है, अपनी टेबल पे रखता है और पूरे साल उसी सिलेबस के हिसाब से तैयारी करता है। तो आप लोग सफल हैं और सफल ही बनना है हम लोगों को। तो इसलिए आज सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, हम हमारा पाठ्यक्रम जानेंगे कि इन चारों विषय में क्या पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से हम और आप इस पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे और किस प्रकार से हम आपकी सफलता तक पहुंचाने की राह तैयार करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट, जोश बहुत जरूरी है। ठीक है, जोश और होश दोनों बहुत जरूरी है। तो होश में तो आप पढ़ेंगे ही, पर जोश भी आपके लिए जरूरी है। और जोश के लिए मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की बात ध्यान रखता हूं, मुझ में कोई विशिष्ट प्रतिभा नहीं है, मुझे केवल जुनून की हद तक उत्सुकता है। तो किसी में कोई विशिष्ट प्रतिभा नहीं है, भगवान ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करा है। तो बस जरूरत है कि आप एक जुनून के साथ मेहनत करें, पूरा साल 11th जुनून के साथ पढ़े, एक सपना संजोए कि मैं 12th में 95 क्रॉस करूंगा, अभी से ही तैयारियों में जुट जाए, एक जुनून के साथ पढ़े। और ये जुनून सिर्फ 11वीं कक्षा में नहीं होना चाहिए, सिर्फ 12th में नहीं होना चाहिए। ये जुनून जब तक होना चाहिए जब तक आप आईएएस अधिकारी ना बन जाए, जब तक होना चाहिए जब तक आप स्टेट पीसीएस क्लियर ना कर दे, जब तक नहीं रुकना चाहिए जुनून, जब तक क्या है आप अपने सपनों को हासिल ना कर ले, आप सफल ना बन जाए, जब तक ये नहीं रुकना चाहिए। और हमारा जुनून तो हमेशा आपके साथ देखते ही हो, और हमारा जुनून, हमारा काम आपको दिखता है। तो चलिए जानते हैं हमारे कौन कौन से विषय हम लोग जानेंगे। इतिहास, हिस्ट्री के बारे में, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, भूगोल, ज्योग्राफी और राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। देखिए, वैसे आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज या कला वर्ग जिसे कहा जाता है, इसमें आप साइंस के चारों सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। कॉमर्स के छोड़ दीजिए, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज। उसके अलावा बाकी जो सब कुछ है ना, वो कला वर्ग में है। इन चार विषयों के अलावा भी बहुत से विषय हैं, जैसे समाजशास्त्र हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी से कहा जाता है, फिलोसॉफी जो है वो उसमें आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लोक प्रशासन है वो उसमें आ जाता है। तो और भी बहुत से विषय, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य हो गया, तो बहुत से विषय आर्ट्स में या कला वर्ग में आ जाते हैं। पर मुख्यतः ज्यादातर स्कूलों में इन चार में से ही क्या है, हमें ऑप्शन दिया जाता है कि आप कोई तीन विषय क्या कर ले, चुन ले। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो है कॉमन में रहती है। सीबीएसई में क्या होता है कि फिजिकल एजुकेशन भी बच्चों को ऑप्शन में मिल सकती है, शारीरिक शिक्षा से कहा जाता है। पर जब बाकी स्टेट बोर्ड से वहां पर ये तीन ये दिए जाते हैं और हिंदी और इंग्लिश ये कंपलसरी कर दी जाती है। इसलिए ये चार विषय क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चार विषयों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। और इतिहास हम लोग 10th में पढ़कर क्या है ना, इतिहास हिस्ट्री नहीं है, क्या है, हाई स्टोरी है। ये क्या है, काल चक्र है, एक समय है, कहानी हमें दर्शाता है। तो इन कहानियां कौन कौन सी कहानियां हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे वो देखते हैं। देखिए, क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स में एक ही हिस्ट्री की बुक चलती है, वो है विश्व इतिहास के कुछ विषय। ओके, जो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है समय की शुरुआत से। ठीक है, जब से समय की शुरुआत हुई है वहां से हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, अब क्या होता है, आप 11th 12th में जब पढ़ेंगे, हमारा जो इतिहास उसे क्या है, तीन भागों में बांटा गया है। एक इतिहास है प्राचीन इतिहास, जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। एक है मध्यकालीन इतिहास, जिसे हम लोग मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं। और एक है आधुनिक इतिहास, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो ये समय की शुरुआत मतलब हम ये प्राचीन समय के बारे में पढ़ रहे हैं। लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में हमारा अध्याय 2 या विषय 2 जिसे आप कह सकते हैं वो। फिर अनुभाग 2 आ गया, मतलब ये यूनिट आ गई, दूसरी यूनिट आ गई, जिसमें साम्राज्य किस प्रकार से बनना शुरू हुआ, एम्पायर किस प्रकार से बनना हुआ। तो इसमें सबसे पहले है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में, 3 कॉन्टिनेंट्स में कौन सा साम्राज्य फैला हुआ, ये पढ़ेंगे। चैप्टर 4 हमारा है इस्लाम का उदय और विस्तार, लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक। तो इस्लाम का उदय किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसका विस्तार होता है, तो 570 से लेकर के 1200 ईस्वी तक हम इसके बारे में जानेंगे। और फिर विषय 5 या चैप्टर 5 जिसे आप कह सकते हैं, यायावर साम्राज्य के बारे में, तो हम इन साम्राज्य के बारे में भी जानेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक बुक है और उस बुक में ये 5 चैप्टर है। अब आगे फिर यूनिट 3 आ जाती है, जिसमें बदलती परंपरा है। ये यूनिट है जहां अनुभाग लिखा हुआ है, वो यूनिट है। इसमें चैप्टर 6 है 3 वर्ग, ये 3 वर्ग जानेंगे। चैप्टर 7 है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, जो समय के साथ क्या हुआ, सांस्कृतिक परंपराएं बदली हैं, वो कैसे है। चैप्टर 8 है संस्कृतियों का टकराव। अब अलग अलग संस्कृतियों का क्या है, विचारात्मक रूप में क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है।
फिर अनुभाग 4 आ जाता है, हमारा यूनिट 4 आ जाती है आधुनिकीकरण की ओर। अब हम मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, हम आधुनिकीकरण हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं? औद्योगिक क्रांति, सबसे ज्यादा तो मॉडर्न होने का जो तरीका था वो औद्योगिक क्रांति थी। उससे क्या हुआ कि नए नए औजार आए, नई नई मशीनें आई, तो वो औद्योगिक क्रांति। मूल निवासियों का विस्थापन, अब जो मूल निवासी थे, जो किसी देश में शुरुआत से रह रहे थे, उन लोगों को वो देश छोड़ करके जाना पड़ा। और फिर है आधुनिकीकरण के रास्ते, और फिर आधुनिकीकरण के क्या क्या रास्ते हैं वो सब कुछ। तो ये जो है ये हिस्ट्री का पोर्शन है, ये इतिहास का पोर्शन है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थ का जो मतलब होता है वो होता है धन, तो सब कुछ धन के बारे में है, ठीक है। और हम सब चाहते हैं बिल्कुल हमारे घरों में भी क्या हो, एक एक ऐसा धन का पेड़ लगा हो, जब इच्छा हो जब तोड़े और एंजॉय करे लाइफ में, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और इन चीजों से ये सब क्या है, मोह माया है। हम आर्ट्स में पढ़ते हैं कि ये सब कुछ मोह माया, हम इनसे ऊपर उठेंगे, ठीक है। पर इनके बारे में पढ़ना देश को चलाने के लिए अर्थशास्त्र बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें कक्षा 11 में 2 किताबें हैं अर्थशास्त्र में। एक क्या है, सांख्यिकी की किताब है, जिसे स्टैटिस्टिक्स की किताब कहा जाता है, और दूसरी है भारत के विकास की, ठीक है, इंडियन डेवलपमेंट की बुक कहा जाता है। अब एक्चुअल में क्या है, ये दोनों किताबें अगर आप स्टेट बोर्ड्स में, अगर आप किसी स्टेट बोर्ड में, आप राजस्थान में, यूपी में, बिहार में है, तो ये दोनों किताबें चल रही है। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड में है, तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या करा है, ये सांख्यिकी की किताब ये जो 11वीं में चल रही है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो चलती है 12वीं में, ठीक है। हमारे बोर्ड्स के हिसाब से देखें तो वो 12वीं में चलती है, 12th में चलती है। पर सीबीएसई बोर्ड ने क्या करा, क्लास 11th में सांख्यिकी और 12th वाली व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, क्लास 11th में लेकर के आ गए। और क्लास 12th में क्या करा, जो भारत के विकास का इतिहास है, इंडियन डेवलपमेंट है, वो जो 11th में थी उसको 12th में लेकर, और उसके साथ समष्टि अर्थशास्त्र भी वहां की वहां रखती। तो पर हम, आप 11th में पढ़ लीजिएगा, आप 12th में पढ़ लीजिएगा, जिस बोर्ड में जैसे चल रही है उस हिसाब से देख लीजिएगा। पर स्टेट बोर्ड में ये 2 ही चलती है, सांख्यिकी कक्षा 11 में, और भारतीय इतिहास वाली, वो भारतीय विकास का इतिहास वो। तो अब जब आप सांख्यिकी पढ़ेंगे तो इसमें अध्याय 1 है परिचय, सांख्यिकी होता क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में। अध्याय 2 है आंकड़ों का संग्रह, हमें किस प्रकार से जो आंकड़े होते हैं, डेटा होता है, वो हमें कैसे कलेक्ट करना होता है वो। फिर आता है आंकड़ों का संगठन, ठीक है। अब जब हमने आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया है तो उन्हें किस प्रकार से हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, हम उन्हें किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करेंगे। भाई एक तो क्या होता है कलेक्ट कर लेना, ठीक है, किसी चीज को आपने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, फिर उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, वो इसमें पढ़ेंगे। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, फिर उसे प्रेजेंट कैसे करना है वो जानेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है, परिक्षेपण के माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये आप क्लास 10th में पढ़ करके आए होंगे, मीन, मोड, मीडियन, वो यहां पढ़ना होता है। से संबंध, कोरिलेशन हम लोग यहां पढ़ेंगे। सूचकांक, इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर है सांख्यिकीय विधियों के उपयोग, ठीक है, फिर उनके क्या क्या उपयोग है ये हमारी बुक 1 है, तो जिसके बारे में हमने देख लिया। फिर बुक 2 है, वो है भारत के विकास के इतिहास के बारे में। इसमें इकाई 1 है विकास नीतियां और अनुभव। तो इसमें चैप्टर 1 है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या मतलब 14 अगस्त 1947 को जो शाम होती है, उस शाम पे भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होती है, ठीक है, कितनी जनसंख्या होती है, कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी थी, क्या क्या भारत के पास उद्योग थे, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। फिर दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें अब यहां पे तो हमने 1947 के बारे में पढ़ लिया, अब यहां पे 1950 से लेकर के 1990 तक हम लोग पढ़ेंगे। ओके, फिर हमारा तीसरा चैप्टर है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। तो ये हम क्लास 10th में याद होगा वैश्वीकरण वाला चैप्टर पढ़ करके आए थे। तो इसमें हम 1991 के बाद की जो स्थितियां हैं वो पढ़ना शुरू करेंगे। फिर है अध्याय 4 हमारा निर्धनता, गरीबी के बारे में। अध्याय 5 है भारत में मानव पूंजी का निर्माण, कि भारत में मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है, मानव पूंजी क्या होती है, ये सब कुछ। अध्याय 6 है हमारा ग्रामीण विकास। ओके, अध्याय 7 रोजगार, रोजगार में संवर्धी की किस प्रकार से हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। अध्याय 8 है आधारिक संरचना। तो ये आधारिक संरचना क्या होती है, इसकी स्थिति क्या है भारत में, ऊर्जा, स्वास्थ्य, अलग अलग के बारे में हम जानेंगे। अध्याय 9 पर्यावरण और धान्य विकास, ठीक है, पर्यावरण और धान्य विकास भी हम अर्थशास्त्र में ही पढ़ते हैं। और लास्ट चैप्टर है हमारा भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। सिर्फ और सिर्फ आज हम सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस का जो ओवरव्यू है कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो जान रहे हैं। फिर हम एक एक चैप्टर के साथ, एक एक टॉपिक्स के साथ आपके लिए वीडियोस अवेलेबल करा देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा प्यारा सा जो गोला है, जिस गोले पे हम लोग रहते हैं। जी साहब, मैं बात कर रहा हूं किसकी, भूगोल की। तो अब हम जानते हैं हमारा भूगोल का क्या सिलेबस होगा। अब भूगोल में भी क्या है कि भूगोल में भी 2 किताबें यहां पर हैं। तो भूगोल में भी हमारे 2 किताबें हैं। एक किताब विश्व के बारे में है, ठीक है, विश्व की स्थितियों के बारे में, और एक है भारत की स्थिति। पहले विश्व वाली के बारे में जानते हैं। पहला चैप्टर हमारा भूगोल एक विषय के रूप में। आज जब हम भूगोल को पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे देखते हैं वो जानेंगे। फिर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो हमें जानने भी चाहिए।
पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे, कभी बार सोचते होंगे ना पृथ्वी कैसे बनी होगी, क्या होगा, तो वो हम यहाँ जानेंगे। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है पृथ्वी का, वो कैसा है, वो कैसे बना। और महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, ये अब कहीं कहीं महासागर है, पानी वाले हैं, और कहीं कहीं महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स है, तो उनका वितरण, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, वो जानेंगे। फिर खनिज एवं शेल, ठीक है, खनिज और चट्टानों के बारे में जानेंगे। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, अब देखो हमारे जो पृथ्वी उस पर अलग अलग आकृतियां हैं, कहीं पे पठार है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी है, कहीं पे मैदान है। ये आकृतियों की जो प्रक्रिया कैसे बनती है वो जानेंगे। भू आकृतियां तथा उनका विकास, और फिर वो भू आकृतियां बनती है, उनका विकास कैसे होता है वो भी जानेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट यूनिट में, इसमें हम बात करेंगे जलवायु की। तो पहला जो हमारे चैप्टर का मतलब चैप्टर नंबर 8 जो होगा वो होगा वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो पूरा वायुमंडल के बारे में जानेंगे। फिर सौर विकिरण, उष्मा संतुलन और तापमान। सौर विकिरण का मतलब क्या होता है, जो सूरज की रोशनी आती है, ऊर्जा आती है, उसके बारे में, उसका कैसे संतुलन होता है, तापमान कैसे बढ़ता है, कैसे गिरता है, सब कुछ। वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियों के बारे में जानेंगे। वायुमंडल में जल के बारे में जानेंगे, और विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, तो जो क्लाइमेट है विश्व में वो कैसा है और उसमें कैसे चेंजेस आए वो हम लोगों को जानना है। फिर है जल के बारे में, अब यहाँ जलवायु हो गया, मतलब क्लाइमेट के बारे में हो गया, वायुमंडल के बारे में हो गया, अब जल के बारे में, महासागरीय जल और महासागरीय जल संचलन, ये दोनों। फिर लास्ट है पृथ्वी पर जीवन, तो इसमें 2 चैप्टर हैं, पृथ्वी पर जीवन, और लास्ट चैप्टर नंबर 16 है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो ये विश्व वाला, वर्ल्ड वाले टॉपिक है। अब इंडिया वाली जो बुक है उसमें आ जाओ। पहला जानेंगे भारत की स्थिति क्या है, जो हम 9th में पढ़ करके आए वो यहां पर भी पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान के बारे में। थर्ड है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, ये भी 9th में हम लोगों ने पढ़ा है। चैप्टर 4 है जलवायु, क्लाइमेट के बारे में। चैप्टर 5 है प्राकृतिक वनस्पति, जो नेचुरल वेजिटेशन है वो। और फिर चैप्टर 6 से मृदा। काफी कुछ आप 9th 10th में पढ़ चुके, पर अब उसमें हम हाई लेवल पर इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ओके, और लास्ट चैप्टर प्राकृतिक संकट तथा आपदा, और जो ये नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, तो उन सब के बारे में। इस बुक में हम सब कुछ जो कुछ पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में पढ़ेंगे। भाई भारत में जलवायु कैसी है, भारत का अपवाह तंत्र कैसा है, भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, ये सब कुछ। फिर अब हम लोग आते हैं जो विषय मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो सब्जेक्ट आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, वो सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस। ये क्या है, ये हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश का संसद है। और एक तरफ कौन है, एक तरफ है बाबा साहब अंबेडकर और एक तरफ है महात्मा गांधी जी, ठीक है। और किसी ने कहा है कि अगर आप भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं तो आप महात्मा गांधी को पढ़िए, और अगर आप भारत के राजनीति विज्ञान को समझना चाहते हैं, संविधान को समझना चाहते हैं, तो आप बाबा साहब अंबेडकर को पढ़िए। तो दोनों महापुरुषों को सशक्त नमन। और अब हम जानते हैं क्लास 11 के बारे में। देखिए अब क्लास 11th में क्या है, 2 किताबें चलती हैं। एक किताब भारतीय संविधान के बारे में है और एक किताब राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। तो अब ये किताब भारतीय संविधान वाली जब किताब आप पढ़ेंगे ना, तो मतलब यह है कि आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, जो बाकी दूसरे लोगों को नहीं पता है, पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2 किताबें हैं। पहली है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसके बारे में। तो उसमें पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। अब ये राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, और अब इन राजनीतिक सिद्धांतों में हम अलग अलग चीजों पे, विचारों पे चर्चा करेंगे। जैसे कि स्वतंत्रता, फ्रीडम है क्या, कहां तक फ्रीडम सही है, कौन से जो महापुरुष उन्होंने फ्रीडम पे क्या बोला है, समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है, इस पे अलग अलग महापुरुषों के, देश के विदेश की जो अलग अलग बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए उनके क्या विचार है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, और फिर अधिकार जो राइट्स हैं, जैसे मौलिक अधिकार हम 9th में पढ़कर के आए हैं, उन अधिकारों की चर्चा करेंगे। फिर नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता क्या और नागरिकता क्या होती है, किस किस प्रकार से इसके प्रावधान होते हैं वो भी जानेंगे। राष्ट्रवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, शांति और विकास, मतलब पूरा ओवरऑल एक देश के शासन में और देश के विकास के लिए जो जो विचार होने चाहिए, जो जो सिद्धांत होने चाहिए, वो सारे सिद्धांत हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट वाला और मेरा सबसे इंटरेस्टिंग जो बुक है, मुझे सबसे बहुत अच्छी बुक लगती है, वो क्लास 9th की पॉलिटी और क्लास 11th की संविधान वाली किताब। सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें हम लोग जानेंगे हमारे संविधान के बारे में। सबसे पहला कि संविधान क्यों और कैसे, संविधान क्या है यह जानेंगे, संविधान क्यों है, उसकी जरूरत क्यों है, उसकी आवश्यकता क्यों है वो। फिर जानेंगे भारतीय संविधान में अधिकार क्या। अब अधिकार वहां पे समझ लिया कि अधिकार राइट्स होते क्या हैं, और भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार है वो। चुनाव और प्रतिनिधित्व, भाई भारत में चुनाव का क्या सिस्टम है, ये सब कुछ। फिर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये क्लास 10th में मैंने आपको ब्रीफ में हल्का सा समझाया था, आप 9th 10th में पढ़ करके आए, पर यहाँ पे हम बड़े लेवल पे इसको पढ़ेंगे। ओके, फिर है संघवाद, ये भी 10th की यादें ताजा कर रहा है। स्थानीय शासन, ये भी 10th की
यादें ताजा कर देगा, सब कुछ हम पढ़ करके आए, पर अब बहुत अच्छे, बहुत विस्तार से और विस्तृत में हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे। एक एक चीजों को, एक एक महापुरुष के जो कोटेशन है जो उन्होंने संविधान सभा में बोले, उनको भी ध्यान में रखते हुए हम इन चीजों को जानेंगे। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, ठीक है, लिविंग डॉक्यूमेंट संविधान को क्यों कहा गया है वो जानेंगे, और संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। तो ये हमारे जो 4 विषय थे, इन 4 विषयों का ये सिलेबस था, और इस सिलेबस को आप लोग अपने दिमाग में बिठा करके रखिएगा, और इसी सिलेबस के अनुसार हम पूरे साल तैयारी करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।